10th हाउस का जो सब लॉर्ड है, क्योंकि सब लॉर्ड विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, तो 10th हाउस का जो आपका सब लॉर्ड है वो है राहु। अब ये 10th हाउस जो है वो आपके प्रोफेशन को दिखाता है। तो क्या आप अपने प्रोफेशन से पैसा कमा सकते हो? क्या आपका प्रोफेशन का हाउस आपको पैसा दे रहा है? तो राहु देखिए डायरेक्टली यहाँ पे आपके कुंडली में 11th हाउस को डायरेक्ट दे रहा है और किसी को नहीं दे रहा है। बहुत अच्छा ये है, ये बहुत अच्छा है कि राहु डायरेक्ट 11th हाउस दिखा रहा है, फाइनेंस हाउस को दिखा रहा है, आपके हर वो इच्छा को पूरा करने का दम रखते हैं। ठीक है, अभी जो मैं कहने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा। ठीक है, और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो। ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है। ठीक है, हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, हुमा एंड डोनेशन करके आप उसकी हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ठीक है, ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब
आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों? पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था, जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स देके रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे। और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकोगे। ठीक है। हाय, आपने जो मैसेज भेजा है कि आई वांट कंसल्टेशन रिगार्डिंग करियर, ठीक है, नथिंग स्पेसिफिक टू आस्क। ठीक है, कोई इतना स्पेसिफिक नहीं, बस आपको अपने कुंडली के बारे में जानना है, और स्पेसिफिकली अगर मैं देख सकता हूँ तो अपने करियर के बारे में बात किया है। तो करियर के लिए सबसे पहले जो प्रोफेशन का हाउस है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वो हम लोग 10th हाउस से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है लगन चार्ट, और साइड में मैंने केपी चार्ट को भी रखा है। और केपी चार्ट में हम प्लेनेट का प्लेसमेंट देखते हैं कि कौन से हाउस में प्लेसमेंट है, और लगन चार्ट से हम लोग ये कन्फर्म करते हैं कि कौन से राशि में प्लेनेट है। तो अभी देखिए आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है वीनस, वो जाके कौन से हाउस में बैठा हुआ है, वो जाके बैठा हुआ है आपके 8th हाउस में, वो भी उच्च होके, क्योंकि मीन राशि में वीनस जो है उच्च होते हैं। ठीक है, और देखिए 8th हाउस का जो मालिक है जुपिटर, वो जाके बैठा है 10th हाउस से। इसका मतलब 10th हाउस एंड 8th हाउस का जो रिलेशन है वो अपने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया है, और यहाँ पर 8th हाउस का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। मतलब आपके 10th हाउस का जितना भी कर्म होना चाहिए वो 8th हाउस रिलेटेड होना चाहिए, नहीं तो आपके एंटायर प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते जाएंगे। क्यों? 8th हाउस क्या है? 8th हाउस इज द हाउस ऑफ प्रॉब्लम। तो आपको किस तरह का प्रोफेशन चूज करना चाहिए, आपके लिए जो सबसे सुइटेबल एंड बेस्ट ऑप्शन होगा दैट इज कोई भी टेक्निकल या तो मैकेनिकल फील्ड या डिपार्टमेंट, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग। उसके बाद 8th हाउस जो है वो ऑकल्ट को दिखाता है। ठीक है, उसके बाद कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दिखाता है 8th हाउस, किसी चीज़ को क्रिएट करना, क्रिएशन का काम करना 8th हाउस दिखाता है। उसके साथ साथ टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग ये 8th हाउस दिखाता है, इंश्योरेंस 8th हाउस दिखाता है। तो इन सारे चीज़ों में आपको फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ मैं अगर इन डेप्थ अगर देखने जाऊं, जो आपका 10th हाउस का जो सब लॉर्ड है, क्योंकि सब लॉर्ड विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, तो 10th हाउस का जो आपका सब लॉर्ड है वो है राहु। ठीक है, अब राहु क्या है? राहु इज फॉरेन एलिमेंट।
फॉरेन एलिमेंट, अनऑर्थोडॉक्स। अब अगर आप अपने बर्थ प्लेस के आसपास अपने कंफर्ट जोन, जो अपना बर्थ प्लेस है, अपने लोकेलिटी एरिया के अंदर रहकर काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जितना भी मेहनत कर लो, कुछ ऊपर तक जाएंगे ज़रूर, लेकिन घूम फिर के आप वहीं आके पहुंच जाएंगे। सो फॉर योर करियर एंड प्रोफेशनल एस्पेक्ट को अगर देखा जाए तो आपके लिए अपने बर्थ प्लेस में रुकना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। और राहु जो है वो बैठा है मर्क्यूरी के राशि में, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये केपी चार्ट है और यहाँ पे देखिए राहु के ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है, दैट मीन्स थर्ड राशि, मर्क्यूरी की राशि। अब ये 10th हाउस जो है वो आपके प्रोफेशन को दिखाता है। तो क्या आप अपने प्रोफेशन से पैसा कमा सकते हो? क्या आपका प्रोफेशन का हाउस आपको पैसा दे रहा है? तो इससे देखने के लिए मुझे देखना पड़ेगा 2 चीज़, एक तो सब लॉर्ड राहु क्या दे रहा है, सोर्स लेवल में क्या दे रहा है, और राहु जो बैठा है मर्क्यूरी के राशि में, तो मर्क्यूरी क्या दे रहा है। तो राहु देखिए डायरेक्टली यहाँ पे आपके कुंडली में 11th हाउस को डायरेक्ट दे रहा है और किसी को नहीं दे रहा है। बहुत अच्छा ये है, ये बहुत अच्छा है कि राहु डायरेक्ट 11th हाउस दिखा रहा है, फाइनेंस हाउस को दिखा रहा है, आपके हर वो इच्छा को पूरा करने का दम रखते हैं। ठीक है, अभी जो मैं कहने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा। और आपका राहु जो है वो थर्ड राशि में बैठा हुआ है, केतु धनु राशि में बैठा हुआ है। तो ये दोनों जो राहु केतु है उच्च होके बैठे हैं। 10th हाउस को राहु रूल कर रहा है, तो आपके लिए राहु बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि राहु का स्टोन जो होता है गोमेद, आप गोमेद धारण कीजिए, आपके लिए बहुत सूटेबल होगा। और ये आपको धारण करना है ऑन सैटरडे अपने मिडिल फिंगर में। और जो गोमेद का जो स्टोन आपको पहनना है वो 10 रत्ती, दैट मीन्स 10 कैरेट का होना चाहिए। रिंग जो होगा वो सिल्वर का बना लीजिएगा या तो अष्ट धातु का बना लीजिएगा। शनिवार के दिन सुबह इस पत्थर को शुद्धि करवाने के बाद आप धारण कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए थर्ड हाउस, सॉरी 10th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो है राहु। राहु बैठा है मर्क्यूरी के राशि में। मर्क्यूरी जो है वो आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस दे रहा है। तो यहाँ पे आपके करियर के लिए एक तो अच्छा है कि जो यहाँ पे 8th एंड 8th हाउस और 10th हाउस दोनों ने जो अपना एक्सचेंज किया था, अपना जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप 8th हाउस का काम करो तो आपके लिए सही होगा। लेकिन अगर इन डेप्थ देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो 8th एंड 12th हाउस है, जो बहुत ही नेगेटिव हाउस है, दो वो नहीं दे रहा है। तो आपके प्रोफेशन में एक तो है कि इतना हार्डल्स तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ने अपना प्लेनेट ने अपना इंटरचेंज किया है। ठीक है, जुपिटर के घर में वीनस, वीनस के घर में जुपिटर, तो यहाँ पे जुपिटर और वीनस को छेड़ना नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे आपका जुपिटर और मर्क्यूरी साथ में भी है और वहाँ पे शनि भी है। तो आपका जो जुपिटर है वो थोड़ा वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करने का ज़रूरत भी नहीं है। अगर ज़रूरत होता मैं कह देता, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं कहूँगा, आपको बात बात पे अपने नाक का जो टिप है उसे टच करने का हैबिट है, उसे बंद कर दीजिए। ठीक है, आपके नाक में कुछ ना कुछ इशू होते रहेंगे, कुछ खुजली होंगे, फिर आप नाक को टच करेंगे, नाक को ये करेंगे, ये जस्ट आपको इरिटेशन करवाता है। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी आपका नाक है, नक का जो टिप है वो जुपिटर है, तो मर्क्यूरी जुपिटर को थोड़ा इरिटेशन करते रहते हैं। इसलिए बार बार अपने नाक को, अपने नक के जो टिप है, बिना ज़रूरत हो तो बार बार टच मत करते रहेंगे, नहीं करेंगे, नहीं तो ये आपके लिए सही ठीक नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मर्क्यूरी जो है वो आपके फाइनेंस के 2 हाउस, सेकेंड एंड 11th हाउस दे रहा है। आपके करियर से पैसा आएगा, नो डाउट। बस यहाँ पे एक चीज़ है कि आप देखो यहाँ पर फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस दे रहा है, 9th हाउस और 10th हाउस, 11th हाउस दे रहा है। अब यहाँ पे 9th हाउस दे रहा है। 9th हाउस क्या है? एक्चुअली आपके लिए 9th हाउस देना थोड़ा प्रॉब्लम है। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि 9th हाउस जो है ये 9th हाउस है, और 9th हाउस में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो राशि, ये राशि हम लोग नहीं पकड़ते हैं केपी चार्ट में, हम लोग सिर्फ प्लेनेट के प्लेसमेंट देखते हैं। लगन चार्ट के हिसाब से आपका जो 9th हाउस में राशि है वो है 1 नंबर राशि लिखा है, मंगल का राशि लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपके 9th हाउस में पहला राशि लिखा हुआ है, दैट मीन्स मेष राशि। और जो आपका लगन है वो सिंह लगन है, और सिंह लगन मतलब सिंह राशि, और सिंह राशि जो है वो स्थिर लगन है। और स्थिर लगन के व्यक्ति के लिए 9th हाउस जो है वो बाधक है। दैट मीन्स 9th हाउस आपके लिए बाधक, आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दैट मीन्स योर फादर विल बी योर ग्रेटेस्ट
एनिमी इन योर लाइफ। इफ एनिमी मतलब बाधक के रूप में वो रहेगा। या तो आपके फादर आपके लाइफ का हर वो डिसीजन लेगा, आपको कुछ करने नहीं देगा, और आप जो सोचेंगे कुछ करने के लिए, वहां पर आपके पिताजी बोलेंगे ये नहीं करना है, ये करो। तो यहाँ पे आपको मैं सजेस्ट करूंगा, अपने कैरियर को अगर अगर बढ़ाना है तो आप कहीं दूर चला जाइए, कि दूर ऐसे भी जाना होगा कि 10th हाउस का सब लॉर्ड जो है राहु है, और अपना लाइफ का डिसीजन, अपने करियर का डिसीजन खुद लिया कीजिए। नहीं तो अगर हर वो डिसीजन अपने पिताजी अगर लेते रहेंगे, एक टाइम के बाद आपके लिए लाइफ में डिसीजन लेना, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। आप कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाएंगे जो थोड़ा बहुत आपको शेक कर देगा, तो आप उस सिचुएशन से भागेंगे, या तो आप बहुत ही प्रॉब्लम में गिर जाएंगे, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 9th हाउस आपका बाधक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिनका 9th हाउस बाधक होता है वो अपने पिताजी से दूर हो जाए तो सही है। नहीं तो तब तक आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे जब तक आपके पिताजी आपके साथ होगा, आप उसी लेवल में रह जाओगे, और हर वो डिसीजन आपके लाइफ में आपको पिताजी लेते रहेंगे। या तो आप कुछ करने के बारे में सोचेंगे, वो डायरेक्ट ना बोल देगा। सो इट विल बी बेनिफिशियल। हाँ, थोड़ा बहुत लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, कुछ गलत हो जाएगा, ये हो जाए, होने दीजिए, लेकिन उससे आप सीखेंगे, उससे आपका ग्रोथ ही होगा। लेकिन जो बाधक है वो आपको बाधा पहुंचाएंगे तो पहुंचाएंगे, इसमें कोई और उपाय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 9th हाउस से थोड़ा दूर रहेंगे, जो आपका मर्क्यूरी है वो 9th हाउस दे रहा है, तो 9th हाउस से थोड़ा दूर रहेंगे। उसका मतलब अपना जो 9th हाउस क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी दिखाता है। 9th हाउस क्या है, गुरु दिखाता है, गुरु, टीचर। 9th हाउस आपका फादर भी है, तो 9th हाउस टीचिंग, कंसल्टेंसी, ये सब को दिखाता है। तो ये सारा जो काम है ना, वो उस सेक्टर में आप मत जाइएगा फिलहाल के लिए, वो आपके लिए तकलीफदायक होगा। ठीक है, और 9th हाउस आपका बाधक है, तो आपका पिताजी आपका लिए हर वो डिसीजन लेगा, आप हमेशा सेफ खेलते रहेंगे, लाइफ में कुछ ग्रोथ नहीं होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, ऐसा होता ही है, ये होता है तो होता है, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो व्यक्ति होते हैं, जिसके लिए जो बाधक होता है, हर राशि का अलग अलग बाधक होता है, हर लगन के हिसाब से बाधक अलग होता है। तो जिनके लिए जो बाधक वाला हाउस आते हैं, वो हाउस का जो व्यक्ति होते हैं, लाइफ में एक बार उसको कोसेंगे ज़रूर। अभी आपके लिए 9th हाउस बाधक है, तो लाइफ में एक बार आप अपने पिताजी को कोसेंगे ज़रूर। आपको ऐसा फील होगा, ड्यू टू योर फादर यू आर इन ए, मतलब आप ऐसे लेवल पे हो कि आपके पास उतना पोटेंशियल है आगे जाने का, लेकिन जा नहीं पा रहे हो। सो इट इज़ एडवाइजेबल फॉर यू, ताकि आप थोड़ा अपने पिताजी से दूर हो जाइए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, बाकी आपके 11th हाउस है, 3rd हाउस तो फाइनेंस का हाउस है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 1st हाउस है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले तो गोमेद आप लीजिए, और यहाँ पे कोई ऐसे प्रोफेशन में जाइए, ठीक है, ऐसे प्रोफेशन में जाइए जहाँ पे, मैंने सबसे पहले तो बता दिया था 8th हाउस का प्रोफेशन, नेक्स्ट जो 1st हाउस में रिलेटेड हो, दैट मीन्स 1st हाउस एंड 8th हाउस रिलेटेड जो प्रोफेशन होगा। 1st हाउस का प्रोफेशन क्या होता है, 1st हाउस होता है, 1st हाउस क्या, आप खुद हो, तो इसलिए यहाँ पे आप कोई ऐसे प्रोफेशन चूज कर सकते हो जो न्यूट्रिशनिस्ट को दिखाता है, जो न्यूट्रिशनिस्ट, अपने बॉडी को कैसे ठीक रखा जाए, न्यूट्रिशनिस्ट हो गया। ठीक है, कोई ऐसे मेडिकल या तो कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे अपने बॉडी को ठीक रखने का, अपने हेल्थ को ठीक रखने का काम करता हो। और अगर मुझसे पूछेंगे 8th हाउस को और 1st हाउस को कंबाइन कर देना, तो आप यहाँ पे कोई मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हो, या तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी में आना चाहते हो तो आपके लिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि 8th हाउस ऑकल्ट और 1st हाउस क्या है, वो आपका हेल्थ है, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, आपका मून थोड़ा प्रॉब्लम में है, क्योंकि सबसे पहले मून जो है वो बुध के राशि में है, और बुध जो है मून को पसंद नहीं करता है। मून को कोई इशू नहीं है, लेकिन बुध को पसंद नहीं है कि वो आप बुध, मून जो है बुध के राशि में बैठा है, तो बुध को पसंद नहीं है। और यहाँ पे चंद्रमा अकेला है, चंद्रमा अकेला होना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अनस्टेबल माइंड बना देते हैं ऐसे व्यक्ति को। तो
आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, और वो भी आपका 12th हाउस का मालिक है। 12th हाउस का मालिक जाके कहाँ बैठा है, देखिए 12th हाउस का मालिक जो है वो जाके बैठा है आपके सेकेंड हाउस में। तो आपके हाथ में क्या होगा ना, पैसा टिकेगा नहीं, इमोशन में आके खर्चा कर दोगे, ऐसे ही कुछ भी खर्चा कर दोगे, फिर आप सोचोगे क्या कर दिया। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ हमेशा लगा रहेगा। इससे अच्छा क्या है, क्योंकि देखिए 12th हाउस इन्वेस्टमेंट को भी दिखाता है, और इन्वेस्टमेंट का हाउस जाके सेकेंड हाउस में बैठा है। सेकेंड हाउस क्या है, बैंकिंग है। सेकेंड हाउस क्या है, ज्वेलरी है, जेमस्टोन है, ठीक है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर को दिखाता है सेकेंड हाउस। तो आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, हार्ड कैश के रूप में नहीं, इन्वेस्ट। दैट मीन बैंकिंग सेक्टर में आप फिक्स डिपॉजिट ओपन करो, रिकरिंग अकाउंट, कुछ ऐसा अकाउंट कर खोलो जहाँ पे आप पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हो, या तो ज्वेलरी खरीद लो, ठीक है। ऐसे सारे चीज़ में आप इन्वेस्ट कर दो तो पैसा आपके पास रहेगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। और जैसे कि आपका लगन का मालिक सूर्य वो आपके 9th हाउस में आके बैठा है, तो आपको अगर मैं कहूँ ना, आप अपने पिताजी को छोड़कर रह भी नहीं सकते हो, ये भी एक इशू है। क्योंकि लगन का मालिक जहाँ पे आके बैठता है वो व्यक्ति अपने उस घर को लेकर हमेशा रहता है। तो इन एवरी डिसीजन यू नीड योर फादर, ये भी एक इशू है, और ये आपके लिए सही नहीं है। वो डिसीजन लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे, आखिर में जाके आपके लिए एक बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, जब एक टाइम आएगा जब आपको अपने लाइफ के लिए हर वो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा, आप ले नहीं पाओगे, तब जाके आपका जो लाइफ है वो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। तब जाकर आप रियलाइज़ करोगे, मैं अभी लाइफ में जो मेजर डिसीजन, जब आपका लाइफ सेटल करोगे, जब आपका लाइफ सेटल होने वाला है, जब फैमिली करोगे, कुछ करोगे, या तो करियर में जाओगे जहाँ पे मेजर मेजर डिसीजन लेना होगा, उस समय आप ले नहीं पाओगे, यू विल बी शटर्ड। तो इस चीज़ को थोड़ा आप अपना इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि 9th हाउस बाधक है, आपको बाधा पहुंचाएंगे तो पहुंचाएंगे, इधर में किंतु परंतु और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे और एक चीज़ मैं बता दूं, आपका जो 10th हाउस का सब लॉर्ड है वो कौन है, राहु। राहु किसके राशि में है, मर्क्यूरी के राशि में है। सॉरी, मर्क्यूरी नहीं, कौन सा राशि में है, मिथुन राशि में है। और मिथुन राशि का जो डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन है, वो है आपका नॉर्थ वेस्ट। तो इस डायरेक्शन में आप अपना इस डायरेक्शन जो है, इस डायरेक्शन में आप अपना काम कर सकते हो, इस डायरेक्शन में बैठ के अपना काम कर सकते हो, तो आपके लिए सही होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखना पड़ेगा कि 9th हाउस जो है, 9th हाउस जो है, जो आपका बाधक है, वो कौन सा हाउस को दिखा रहा है, कौन सा राशि को दे रहा है। 9th हाउस का जो सबलॉट है वो शनि है, और शनि जो बैठा है वो बैठा है टॉरस राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। टॉरस राशि में बैठा हुआ है, तो टॉरस राशि का जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो उतना ना प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका 10th हाउस का जो सबलॉट का डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बीच में ज़्यादा फासला नहीं होता है। तो इसको आपको एक्यूरेटली जज करना पड़ेगा। कहीं गलती से आप अगर नॉर्थ वेस्ट में आ गए तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक हाउस कौन सा है, वो है आपका 8th हाउस, क्योंकि 8th हाउस हर किसी को प्रॉब्लम देते हैं। 8th हाउस का राशि सबलॉट कौन है, वीनस कौन से राशि में बैठा हुआ है ये नहीं देखेंगे, ये केपी चार्ट है, ब्रैकेट में जो लिखा है वो देखेंगे। मीन राशि का डायरेक्शन क्या है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब वास्तु के हिसाब से लोग कहते हैं ना, साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ कैश लिक्विडिटी, ठीक है। लेकिन आपके लिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन बहुत ही खराब डायरेक्शन है, ठीक है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कभी भी आप, क्योंकि और एक चीज़ देखिए, हम लोग कहते हैं ना 11th हाउस इच्छा पूर्ति का हाउस है, वो भी डायरेक्शन जो है वो आपका 11th हाउस का जो सबलॉट है वो वीनस है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्या है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपकी इच्छा पूर्ति को भी लेके बैठा है, आपके 8th हाउस को भी लेकर बैठा है। इसका मतलब अगर आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन को यूज़ करोगे अपने लाइफ में, या उस डायरेक्शन में बैठोगे, ये आपको इच्छा पूर्ति करवाएगा लेकिन प्रॉब्लम भी खड़ा कर देगा लाइफ में।
तो इसलिए मैं आपको कुंडली, आपके कुंडली के हिसाब से जो आपके लिए सही डायरेक्शन है दैट इज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को आप यूज कर सकते हो फॉर योर करियर। उस डायरेक्शन में बैठो, आप उस डायरेक्शन में जाके आप अपना काम करो, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप नॉर्थ वेस्ट में मत आ जाना, और साउथ ईस्ट तो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो करियर के हिसाब से मैंने बता दिया आपको क्या करना चाहिए, और आपके लिए कौन सा सुइटेबल डायरेक्शन है वो भी मैंने बता दिया, और जो आपके लिए अच्छा है बुरा है वो मैंने बता दिया, स्टोन कौन सा पहनना है वो बता दिया। बस एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपका जो मून है वो थोड़ा यहाँ पे अनस्टेबल है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप रोज शाम को, ठीक है, रोज शाम को आफ्टर सनसेट आप तुलसी जी के सामने दिया जलाना, ठीक है, रोज शाम को तुलसी जी के सामने दिया जलाना। तो ये आपको बहुत ही एक रिलैक्स, आपका जो माइंड है माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखने में थोड़ा मदद करेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी तो अगर देखा जाए सब तो उतना प्रॉब्लमेटिक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी जो मैंने कहा उसको यूज़ कीजिए। और जैसे कि आपका अभी महादशा चल रहा है राहु का, और राहु में तो थोड़ा बहुत अप्स डाउन्स ये सब लगा रहता है, वहाँ पे तो है ही वो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अंतदशा जो चल रहा है वो सूर्य का चल रहा है, और सूर्य जो बैठा है वो वीनस के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और वीनस जो है वो आपके कुंडली में फिलहाल जो दे रहा है वो दे रहा है छठा घर दे रहा है, सातवां घर दे रहा है, आठवां घर दे रहा है, 10th हाउस दे रहा है। तो इस समय अगर आप अपना पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तब तो सही है, लेकिन इस समय अगर कुछ भी काम कर रहे हो तो आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड काम करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा रेदर देन डूइंग जॉब। क्यों? 7th हाउस जॉब का तो है, लेकिन 6th हाउस भी दे रहा है। अभी 6th हाउस जो है वो 7th हाउस को नेगेट करता है, और 6th हाउस क्या है? सर्विस है। तो आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करना ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है, ज़्यादा फायदेमंद होगा। और देखिए यहाँ पे आपका जो 6th हाउस और 10th हाउस, सॉरी 7th हाउस का जो मालिक है शनि, वो भी आके बैठा है आपके 10th हाउस में। तो यहाँ पे एक चीज़ तो है, जितना भी मैंने आपको सेक्टर बोला आप वहाँ पे जॉब करो, या तो अगर बिजनेस कर रहा है तो उन सारे सेक्टर में कोई चीज़ एक दो तीन सेक्टर पकड़ लो, और उसमें आपको क्या करना है? सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करना है रेदर देन सेलिंग ए प्रोडक्ट। आपका सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस बहुत अच्छा होगा रेदर देन सेलिंग ए प्रोडक्ट। और जैसे कि 10th हाउस का सब लॉर्ड राहु है, आप एक गोमेद पहनिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उससे। और जब कैरियर का मालिक के साथ, मतलब 10th हाउस के साथ राहु का युति हो, या शनि के साथ राहु का युति हो, ऐसे भी देखा जाए शनि से 2nd हाउस में राहु है तो एक युति है। यहाँ पे क्या है कि एक प्रॉब्लम क्या है, एक आपके अंदर इनसिक्योरिटी आएगा, एक डर रहेगा लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शनि राहु जो है वो एक इनसिक्योरिटी देते हैं, लेकिन वही शनि राहु है, मैंने वीडियो बनाया था आगे कि यही एक मल्टी मिलियनर बनाने का एक योग है। इसका मतलब अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को, जो मैंने इतना सारा बोला उसमें से किसी एक को पकड़ के उसमें फुल्ली फोकस करके उस चीज़ को बढ़ाने के बारे में सोचोगे, तो ये आपको इतना बड़ा कर देगा, क्योंकि राहु इज एक्सपांशन, उसको छोटी सोच, छोटी जगह पे रहना पसंद नहीं है। इसलिए मैं कहा बर्थ प्लेस चेंज करो, बड़े जगह जाओ, बड़े लोगों के साथ रहो, बड़े सोच रखो, और चीज़ों को कैसे बड़ा कर सके। जितना आप चीज़ों को एक्सपांड करने के बारे में सोचेंगे उतना आपको ग्रोथ होते जाएंगे। जिस दिन आप एक्सपांशन को बारे में सोचना रुक जाएंगे, आपका करियर वहाँ पे ही फुल स्टॉप लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो चीज़ों को मैंने अच्छी तरह समझा दिया, अब बस आपके ऊपर है, इसको फोकस कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए और चीज़ों को चेंज करिए अपने लाइफ को, और फिर देखेंगे इस तरह से अगर फॉलो करेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो वे ऑफ लिविंग लाइफ है। इस तरह से अगर आगे बढ़ेंगे ना, फिर देखेंगे आपको लाइफ में कैसे 360 डिग्री चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।